हेलो कक्षा 4 के बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 17 जिसका नाम है निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों आपको याद है हमने पिछली कक्षा में अनुच्छेद पढ़े थे। हमने ये भी जाना था जो अनुच्छेद होते हैं वे निबंध का ही छोटा रूप होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे निबंध, जिसमें हम अपने विचारों को विस्तार से लिखते हैं। किसी विषय पर अपने विचार एवं भावों को संक्षिप्त और सुनियोजित ढंग से लिखने की कला को निबंध कहते हैं। निबंध लिखते समय विचारों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: निबंध की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे होने चाहिए जिससे उनके अर्थ को सरलता से समझा जा सके। विचारों एवं भावों का प्रस्तुतिकरण क्रमानुसार होना चाहिए। निबंध लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। भाषा में रोचकता लाने के लिए बीच बीच में मुहावरों और सूक्तियों आदि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों हमने देखा निबंध लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ निबंध के उदाहरण। तो चलिए सबसे पहले निबंध पढ़ना शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्वों में एक प्रमुख पर्व है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद हमने इस दिन स्वतंत्रता की सांस ली थी। अंग्रेजों से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। इस पावन तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उन शहीदों की याद में भी मनाया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, किंतु आज उन्हें कोई नहीं जानता। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हमें उन नेताओं की याद दिलाता है जिनके अथक प्रयास और कठिन संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता दिवस का पर्व भारत भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम बार 15 अगस्त 1947 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। तभी से प्रतिवर्ष इस वर्ष का आयोजन किया जाता है। इस दिन सभी सरकारी और निजी कार्यालय, स्कूल आदि बंद रहते हैं। सुबह जल्दी ही लोग आयोजन स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। सेना के बैंड के साथ राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तिरंगे को 31 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रधानमंत्री जनता को संदेश देते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विद्यार्थियों द्वारा कविताएं सुनाई जाती हैं। हर्ष और उल्लास के साथ मिठाइयां बांटी जाती हैं। विद्यालयों में खेल कूद का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बच्चों हमने यहाँ पर एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक था स्वतंत्रता दिवस। आपने इस निबंध में देखा कि किस तरह विचारों की क्रमबद्धता है, किस तरह सभी बातों को एक क्रम पूर्वक कहा गया है, और जो बच्चों ये हमने निबंध पढ़ा है इसकी भाषा कितनी सरल और सहज है। आइए अब हम दूसरा निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है दीपावली। भारतवर्ष में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं किंतु उनमें दीपावली का विशेष महत्व है। दीपावली शब्द का अर्थ है दीपकों की पंक्ति। दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। ये त्योहार शरद ऋतु के आरंभ में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए थे। उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को दीपकों की पंक्तियों से सजाया था। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी जी का अवतार हुआ था। अतः दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। दीपावली का त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। दीपावली से कुछ दिन पूर्व ही लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं और घरों को सजाते हैं। चारों ओर उल्लास का वातावरण दिखाई देता है। गली, बाजार, सभी स्थानों पर चहल पहल और भीड़ भाड़ दिखाई देती है। बाजार में दीपक, रुई, खील, बताशे, पटाखे, खिलौने, मिठाइयां आदि की दुकानें सज जाती हैं। बच्चे पटाखे, गुब्बारे, खिलौने आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी के रूप में नए बर्तन, सोना, चांदी आदि खरीदते हैं। दीपावली के दिन
घर, मंदिर, बाजार, दुकानें आदि सभी सजाए जाते हैं। चारों ओर दीपकों से जगमग और विद्युत बल्बों से सजी हुई इमारतें दिखाई देती हैं। बच्चे बड़े सभी नए नए कपड़े पहनते हैं। लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। लोग पटाखे, फुलझड़ियां जलाकर खुशी प्रकट करते हैं। इस दिन अपने पड़ोसियों और मित्रों को मिठाइयों और उपहार देकर एक दूसरे की दीपावली की बधाई देते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन गौ वंश की उन्नति के लिए गाय बैलों की पूजा की जाती है। मंदिरों में भगवान को भोग लगाया जाता है और सभी को प्रसाद बांटा जाता है। इसके अगले दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को मंगल तिलक लगाती हैं और उनकी उन्नति की कामना करती हैं। दीपावली भाईचारे का त्योहार है। अधिक आतिशबाजी से वातावरण प्रदूषित होता है तथा कभी-कभी इससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिससे उल्लास का वातावरण उदासी में बदल जाता है। अतः आतिशबाजी का प्रयोग करते समय संयम और सावधानी से काम लेना चाहिए। बच्चों को बड़ों की देखरेख में ही पटाखे चलाने चाहिए। ये त्योहार हंसी खुशी और सामाजिक मेलजोल का त्योहार है। इसे मिलजुल कर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। चलिए बच्चों, एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है विज्ञान का चमत्कार कंप्यूटर। विज्ञान के इस युग की नवीनतम उपलब्धि है कंप्यूटर। अपनी उपयोगिता के कारण आज विश्व भर में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। विश्व के अनेक उन्नत देशों में कंप्यूटर का विकास हुआ है। भारत में भी कंप्यूटर का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। 18वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के समान ही एक मशीन का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर के 5 मुख्य अंग हैं। इनपुट डिवाइस, इस भाग में हर तरह की जानकारी तथा उससे संबंध रखने वाले निर्देश इकट्ठे रहते हैं। मेमोरी दृष्टि, कंप्यूटर के इस भाग को सूचनाओं का भंडार कहा जाता है। कंप्यूटर इन्हीं सूचनाओं के आधार पर गणना करता है। कंट्रोल यूनिट, यह भाग इस बात की जांच करता है कि कंप्यूटर ठीक गणना कर रहा है या नहीं। अंकगणित यूनिट, कंप्यूटर का यह भाग विभिन्न गणनाओं को करने वाला मस्तिष्क है। आउटपुट डिवाइस, यह अंग कंप्यूटर के चारों अंगों से प्राप्त परिणामों को छापता है। आज कंप्यूटर ने कठिन से कठिन कार्यों को सरल बना दिया है। रेल टिकट आरक्षण, मौसम की जानकारी, अनुसंधान, यातायात, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने से सूचनाओं और आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट ने दूरियों को समाप्त कर दिया है। कंप्यूटर मनोरंजन का साधन भी है। इस पर तरह तरह के खेल खेले जा सकते हैं। फिल्म देखने और गीत सुनने का आनंद उठाया जा सकता है। वास्तव में आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके बिना हम प्रगति की कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए एक और निबंध पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है वसंत ऋतु। सर्दी का मौसम समाप्त होने और गर्मी का मौसम आरंभ होने से पूर्व वसंत आता है। शिशिर ऋतु की कड़कड़ाती सर्दी से जहां प्राणियों के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, वहीं प्रकृति के पेड़ पौधे सर्दी के कारण निर्जीव से प्रतीत होते हैं। हेमंत के आते ही पेड़ पौधे अपने निर्जीव पत्तों को गिरा देते हैं। तेज हवाएं चलती हैं और चारों ओर सूखे पत्ते हवा में उड़ते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समय में वसंत का आगमन होता है। वसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों में नवजीवन का संचार होता है। उनकी डालियों पर नर्म कोमल हरे हरे पत्ते निकलने आरंभ हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में प्रकृति में हरियाली छा जाती है। बागों में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। सरोवर लाल लाल कमलों से भर जाते हैं। सरसों के खेतों में सरसों के पीले पीले फूल सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गेहूं के खेतों में गेहूं की बालियां मस्ती से झूमने लगती हैं। बागों में रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां और भंवरे मंडराते दिखाई देते हैं। ऐसे में मधुमक्खियां कैसे पीछे रह सकती हैं? वे फूलों के पराग की ओर आकर्षित होकर उनका रस एकत्र करने में जुट जाती हैं। बाग बगीचों में कोयल के कूकने की आवाज सुनाई देती है। बड़ा मनोहरी दृश्य होता है। प्रकृति अपना पूर्ण श्रृंगार करती है। इस ऋतु में पक्षी प्रसन्न प्रतीत होते हैं। किसान अपनी लहलाती फसलों को देखकर फूले नहीं समाते। ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती ने रंग बिरंगी चादर ओढ़ ली हो। दिन में सूर्य की गर्मी महसूस होती है, परंतु प्रातः और संध्या काल बहुत सुहावना होता है। इस ऋतु में खुले स्थानों पर भ्रमण करने में आनंद आता है। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु का श्री गणेश माना जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है।
लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, घरों में पीले रंग के पकवान बनाए जाते हैं, विद्यालयों में इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। वसंत ऋतु हमारे जीवन में नवजीवन का संचार करती है। इस ऋतु के आने पर स्वास्थ्य अच्छा बनता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है। यह ऋतु सबके लिए नवजीवन, नई उमंग और नए उत्साह का संदेश लाती है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक और निबंध जिसका शीर्षक है पेड़ पौधे और हम। पेड़ पौधों के साथ मानव का जीवन जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधों के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे शुद्ध वायु देकर हमें जीवित रखते हैं। सभी जानते हैं कि हम सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा भरण पोषण करते हैं। साथ ही घर बनाने के लिए लकड़ी और जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प तथा अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त अनेक पदार्थों पर देश के अनेक उद्योग धंधे आश्रित हैं। कागज, कपड़ा, चीनी, पटसन जैसे अनेक उद्योग धंधे पेड़ पौधों पर ही आश्रित है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ प्रदूषण भी रोकते हैं। पेड़ पौधे भूमि को मरुस्थल बनने से रोकने में भी सहायता करते हैं। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। कुछ पशु पक्षी पेड़ों के ऊपर तो कुछ पेड़ों के नीचे निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है। हमारे यहाँ पीपल, आंवला, बरगद, तुलसी, आम, केला जैसे अनेक वृक्षों की पूजा की जाती है और वृक्षारोपण को अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, उनकी उचित देखभाल करें। पेड़ पौधे हमारे पूज्य हैं, हमारे अन्नदाता है, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे जीवन दाता है। वे अनेक प्रकार से हमारा उपकार करते हैं, अतः उनके संरक्षण में ही हमारा कल्याण है। तो बच्चों, यहाँ हमने कुछ निबंध पढ़े हैं। नीचे दिए गए विषयों पर निबंध लिखे। नीचे हमें कुछ विषय दिए गए हैं जैसे प्रदूषण, पुस्तकों का महत्व, मेरा विद्यालय, मेरी पहली रेल यात्रा और रक्षाबंधन। इन सभी विषयों पर आप लोग निबंध अवश्य लिखेंगे। यह आपका गृह कार्य है। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।